हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब घर पे है, सुरक्षित है? तो चलो, जो सरफेस टेंशन का या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज तक हमारे 11th अलग अलग लेक्चर हो गए। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेबिलिटी के दो मेथड डिस्कस किए, जो यूजिंग फोर्सेस की मेथड है और उससे पहले प्रेशर डिफरेंस की मेथड है, वो भी हमने स्टडी की। तो उसके बाद जो एक्सरसाइज लेवल है, एक्सरसाइज लेवल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक्सरसाइज लेवल, उसके जो न्यूमेरिकल्स है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इलास्टिसिटी के एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट में हमने 15 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो उसके आगे के एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट में 16 से इलास्टिसिटी के बाद का जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पोर्शन आता है सरफेस टेंशन का, तो सरफेस टेंशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है एज पर आपके पास नोट्स है, जो बुक्स है, उस बुक्स में दिए एक्सरसाइज लेवल एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट। तो एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट के प्रॉब्लम नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर वन बाय वन प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा या नहीं भी दिखाई देगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम, लेकिन दिखाई देगा 100%। लेकिन आप क्या करिए, जो आपका बुक है वो बुक लेके बैठिए। उसके बाद उसके वन बाय वन आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, और जो आपके पास नोटबुक लेके बैठिए, पेन नोटबुक, और वो वन बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम देख सकते हैं आप, और जब मैं सॉल्व करके बता रहा हूं तब तो आप लिख सकते हैं, या पॉज करके समझने के बाद पूरा लिख सकते हैं प्रॉब्लम। तो कुछ थ्योरेटिकल्स न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इजी प्रॉब्लम्स है। तो आज जो एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट में प्रॉब्लम नंबर 16 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एज पर नीट एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एक्सरसाइज लेवल जो फर्स्ट है, प्रॉब्लम नंबर 16 से स्टार्ट करूंगा। तो प्रॉब्लम नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है? तो द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहा है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास इज, प्योर वाटर और प्योर ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? तो आप बता सकते हैं, आपको वहां पर दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट जो है 0 डिग्री है, ऑप्शन सेकंड अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री है, ऑप्शन थर्ड जो है 90 डिग्री, और ऑप्शन फोर्थ 135 डिग्री वन बाय वन आपको दिखाई दे रहा है। यानी ऑप्शन फर्स्ट से 0 डिग्री, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपका 45 डिग्री, ऑप्शन थर्ड या एबीसी भी आप उसे बोल सकते हैं 90 डिग्री, और ऑप्शन जो फोर्थ है 135 डिग्री। तो प्योर ग्लास, या अगर आप देखोगे तो प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में जब हम देख रहे हैं कि प्योर वाटर और प्योर ग्लास भी बोल सकते हैं, प्योर वाटर प्योर ग्लास, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होता है? तो दोनों अगर प्योर हो तो एंगल आप इजीली बता सकते हैं कि 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप भी बता सकते। तो दूसरा एमसीक्यूज नंबर 17, थोड़ा सा स्पीड से मैं बोलता हूँ क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होने चाहिए। तो दूसरा नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है वहां पर कि द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय अ लिक्विड प्राइमरीली ऑन वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, प्राइमरीली ऑन किसके ऊपर डिपेंड रहती है वेटेबिलिटी उसकी? वेट द सॉलिड वगैरह, वेट द लिक्विड वगैरह। तो ऑप्शन है सरफेस टेंशन, डेंसिटी, उसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड, और ऑप्शन फोर्थ है विस्कोसिटी। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे, तो सिंपल आंसर है, आपको ध्यान में आ जाएगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, किसके बीच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो सरफेस एंड द लिक्विड, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा 17 नंबर का। उसके बाद न्यूमेरिकल आगे का जो है 18 नंबर का न्यूमेरिकल आप देख सकते हो। 18 नंबर का न्यूमेरिकल क्या है? तो एक रेक्टेंगुलर आपको बताया है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड is extended. Rectangular film of liquid is extended 4 centimeter into 2 centimeter, 4 centimeter into 2 centimeter to 5 centimeter into 5 centimeter into 4 centimeter. If the work done is 3 into 10 raised to minus 4 joule,
द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज। तो ये देख सकते हैं, आपको प्रॉब्लम में क्या दिखा दे रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहा है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यहाँ पर आप लेक्चर देख सकते हैं, कुछ प्रीवियस लेक्चर। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, तो वहां पर हमने पढ़ा था एक रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक फ्रेम वगैरह ले सकते हैं आप, और ये फ्रेम की जो स्लाइड है, स्लाइड इधर उधर हो जाती है, जो स्लाइडिंग है। तो पहले आपको बताया गया यहाँ पर जो कंडीशंस बताई आप, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसका इनिशियल एरिया क्या है, फाइनल एरिया क्या हो जाता है। यहाँ से 4/2 है, सपोज ये 4 है तो ये 2 होगा आपका, 4/2 है, 4/2। उसके आगे जब हम उसको स्लाइड कर रहे हैं, तो स्लाइडिंग करने के बाद वो जब बड़ा होता है वर्क डन, उसके ऊपर जब हम उसको वर्क लगाते हैं, तो वर्क लगाने के बाद एरिया कितना बढ़ रहा है, 5/4 हो रहा है। तो 1 by 1 यहाँ पर प्रॉब्लम समझता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो क्या है प्रॉब्लम पर, आप कंडीशन ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर एरिया की एरिया ध्यान में रखिए। तो एरिया क्या होता है, इनिशियल एरिया कितना है आपके पास। तो प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इतना आपके पास इनिशियल एरिया है। फाइनल एरिया कितना है आपका, फाइनल एरिया इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, इतना आपका फाइनल एरिया है। तो ये हो गया आपका फाइनल एरिया। उसके बाद आपको क्या दिया है, वर्क डन दिया है। वर्क डन कितना है आपके पास, तो वर्क डन दिया है आपको, वर्क डन इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁴ जूल। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है T इक्वल्स हाउ मच। तो पहले आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या, तो चेंज इन सरफेस एरिया क्या बताया आपको, तो चेंज इन सरफेस एरिया कितना होता है आपका, तो चेंज इन एरिया इक्वल्स टू, तो चेंज इन एरिया फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया इक्वल्स टू, फाइनल एरिया कितना है आपके पास, तो 5 इंटू 4 माइनस इनिशियल एरिया कितना है 4 इंटू 2, दोनों यहाँ पर कॉमन लिख सकते हो, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये देखिए ये बन जाएगा 20, इजी है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं फास्टली। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा 12 इंटू, अब इसको बाहर निकालो, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा 12 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका बढ़ा देंगे हम, तो ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये मिल गया आपको चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया मिल गया। चेंज इन एरिया के बाद हमने वहां पर रिलेशन जो देखा था सरफेस टेंशन और उसका, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, वर्क डन कितना होता है, फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर आप फ्रेम देखते हो, तो फ्रेम को मैंने वहां पर बताया था कि इसको क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। तो 2 लेयर की वजह से उसका जो एरिया होता है ट्वाइस होता है, तो 2 इंटू डेल्टा ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तो सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा ए, ऐसा फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला इसे यहाँ पर लिखता हूं मैं, जो भी वैल्यू है आपके पास। वर्क डन कितना है आपके पास, वर्क डन यहाँ पर है 3 इंटू 10⁻⁴, उसके बाद 2 इंटू चेंज इन एरिया कितना मिल गया आपको, ये मिल गया 12 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पर इजी है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। 10⁻⁴, 10⁻⁴, गेट दोनों गेट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बन जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाय 24 या 1/8 या T इक्वल्स टू 0.125। सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, T इक्वल्स टू 0.125 न्यूटन मीटर रेज़ टू -1। तो ये हो गया आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है। ठीक है, तो आपके प्रॉब्लम ध्यान में आया होगा। तो 1 by 1 हम एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां तक प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं।
ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूं मैं। तो ये भी क्या करना है, फटाफट आपको लिखना है, समझना है। आप लिख सकते हो, कर सकते हो एक के बाद एक प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये हो गया सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो लास्ट में हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। क्या डिस्कस किया यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्कस किया हमने कैपिलरिटी डिस्कस किया। तो कैपिलरिटी जो है उसके ऊपर निर्भर या उस पे ऊपर डिपेंड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपके पास, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 19 जिसे हम बोलेंगे, प्रॉब्लम नंबर 18 हो गया। उसके बाद का जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 19 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या है, 3 लिक्विड्स, 3 लिक्विड है, 3 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1, ρ2 एंड ρ3 in bracket with ρ1 is greater than ρ2 is greater than ρ3 having the same value of surface tension T. Rise the same height in 3 identical capillaries. The angle of contact θ1, θ2 and θ3 obey. तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपको बताएगा यहाँ पर कि लिक्विड है, तीनों अलग अलग लिक्विड्स आपको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर ρ1, ρ2 एंड ρ3 ये तीनों लिक्विड्स है। तीनों लिक्विड्स की जो डेंसिटी है यहाँ पर बताएं, लेकिन डेंसिटी का अगर आप रेशो देखोगे तो यहाँ पर क्या है, तो ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3, ऐसा इसका रेशो है। तो इस रेशो से हैविंग द वैल्यू सरफेस टेंशन, डेंसिटीज है तीनों लिक्विड की डेंसिटी हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आपको सेम दिखाई दे रहा है। राइज ऑफ द सेम हाइट ऑफ, अब तीनों की हाइट आइडेंटिकल हाइट है, तीनों की हाइट आपको सेम बताया यहाँ पर हाइट, राइज द सेम हाइट कैपिलरी। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, लेकिन अगर आप लिक्विड देखोगे, अलग अलग लिक्विड देखोगे, लेकिन जो डेंसिटी का रेशियो आपको बताया इस तरह से, डेंसिटी का अगर रेशियो देखोगे आप तो उसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे होगा, उसका एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा क्या एक्यूट बनेगा, या थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री वगैरह बनेगा। ये जो कंडीशंस है उसका जो एक के बाद एक कैसे आपको सीरियल लगाना है वो हम इस प्रॉब्लम में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो हाइट जो आपको बताई है, हाइट कितनी है आपके पास, कैपिलरिटी हम बताते, फास्ट से थोड़ा सा बताता हूँ। कैपिलरिटी कैसे बनता है ये हम देखेंगे कि राइज हो रहा है या एक्यूट एंगल, कौन सा भी एंगल जो भी बनेगा वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कैपिलरी एक्शन वगैरह आपको दिखाई देता है। तो देखेंगे वन बाय वन क्या बनता है यहाँ पर। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, H इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ये कंडीशन है आपके पास। तो ये क्या होती है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कंडीशंस कांस्टेंट है। अगर आप cos थीटा निकालोगे यहाँ पर, तो cos थीटा इक्वल्स टू, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी H रो आर जी डिवाइडेड बाय 2t। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या कंडीशंस आपके ध्यान में आ जाएगी कि ये कंडीशंस यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या, cos थीटा डिवाइड बाय रो इक्वल्स टू कांस्टेंट, या इससे ये भी हम लिख सकते हैं cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर डेंसिटी आपकी बढ़ रही है, cos थीटा एंगल बढ़ जाएगा, एंगल कम ज्यादा हो रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, रो की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको यहाँ पर उसका रिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका रिलेशन यहाँ पर देखते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं cos थीटा 1 अपॉन रो 1 इक्वल्स टू cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय रो 2 इक्वल्स टू cos थीटा 3 डिवाइडेड बाय रो 3 इक्वल्स लिख सकते हैं। ये कंडीशन डेंसिटी की जो कंडीशंस है
इक्वल लिख सकते हैं। इससे इस कंडीशन से हम इसे इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री व्हेन कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर देखोगे आप तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू है, कॉस की वैल्यू जो है यहाँ पर मैक्सिमम होती है। अगर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 व्हेन कॉस 90 इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0, यानी ये जो टर्म मिलती है आपको मिनिमम मिल जाती है। ये जो टर्म है मिनिमम मिल जाती है। तो एज जैसे आपको यहाँ पर प्रॉब्लम में बताया, क्या बताया कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3। ये जो वैल्यू आपको बताई गई है, तो इससे क्या है हमका, अगर ये कंडीशन है रो इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं हम, एज पर इस कंडीशन से मैं बताता हूं, इससे क्या लिख सकते हैं हम एज, फिर रिवाइज करता हूं मैं, ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन ρ3। इस कंडीशन से इस कंडीशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2 इज ग्रेटर देन cos थीटा 3। ये बन गया आपकी। लेकिन एक्चुअली कंडीशंस क्या है, अगर एक्चुअली आप देखोगे तो थीटा कंडीशंस कैसी है होनी चाहिए, थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। ये तो हम बता रहे, किससे, इससे बता रहे, लेकिन एक्चुअली थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3। क्यों ऐसे हो रहा है, तो एज वाटर राइजेस टू मस्ट थीटा, वाटर जब राइज होता है तो राइज होते समय एज वाटर राइजेस टू थीटा मस्ट बी एक्यूट एंगल, एज वाटर राइजेस टू थीटा मस्ट बी एक्यूट एंगल। अगर इसका थीटा मस्ट बी एक्यूट है, मस्ट बी एक्यूट एंगल, मस्ट बी एक्यूट एंगल है, तो ये जो कंडीशंस बनती है, सो 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल्स टू थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 3, और जो कंडीशंस है वो लेस देन पाई बाय 2। ये देखो, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पर आपको बता रहा हूं मैं, मिनिमम जो है, अगर ये एक्यूट एंगल बनता है तो आपकी कंडीशंस इस तरह से हो जाएगी। यानी जब यहाँ पर एंगल या लिक्विड यहाँ पर आपका राइज हो जाएगा तो क्या है, कॉन्केव मेनिस्कस होता है, और इस तरह से ये कंडीशंस आपकी बन जाएगी। यानी जो आपका न्यूमेरिकल है उसका जो आंसर है, आंसर होगा, आंसर 4 नंबर का जो ऑप्शन है, 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है, यहाँ तक ध्यान से एक बार 1 बाय 1 आप देखते जाइए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका जो सेकंड कंडीशन है, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ बिग ड्रॉप या बिगर ड्रॉप जिसे हम बोलते हैं, वो प्रॉब्लम होगा। तो आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है 20 नंबर का प्रॉब्लम नंबर, जिसे हम 20 कहूंगा, हाँ 20 नंबर का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दिखाई देगा आपको। तो वहां पर कंडीशंस आपको बताई गई है, a certain number of spherical drops of liquid of radius small r collects to form a single drop of radius capital R and volume V if T is the surface tension of the liquid, then यहाँ पर आपको क्या क्या कंडीशंस है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको बताया है जिसकी रेडियस R है, वो कोलेक्स होके, ये जो ड्रॉप्स है यहाँ पर कंडीशंस बताता हूँ आपको, ऐसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जिसकी रेडियस R ही होगी नंबर ऑफ ड्रॉप्स की। ये है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो वो क्या हो रहे, कोलेक्स हो रहे, कोलेक्स होके एक सिंगल बड़ा ड्रॉप बन जाएगा। तो एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है जिसकी रेडियस R है, 1 ड्रॉप बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स और स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप, तो ये 1 ड्रॉप बन जाएगा। तो जब ये 1 ड्रॉप बन रहा है तो जो वॉल्यूम है
V आपका कांस्टेंट रहता है, V आपका कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम कंडीशंस देखते हैं क्या क्या आपको बताई गई यहाँ पर। गिवन में ये कंडीशंस आपको दिखाई देती। तो फास्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि क्या क्या होता है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, लेट नंबर ऑफ ड्रॉप्स इक्वल्स टू n। कितने दिए आपको, लेट नंबर ऑफ ड्रॉप्स इक्वल्स टू n। कितने ड्रॉप्स है आपके पास, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया। तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स को यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी n 4/3 पाई r क्यूब। ये जो वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम किसके इक्वल है, तो n ऑफ ड्रॉप से सिंगल ड्रॉप बन रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां पर लिखता हूं मैं, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। उसके बाद आपको क्या डिस्कस करना है यहाँ का, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप में मैंने बताया था कि जो एनर्जी रिलीज होती है, तो जो एनर्जी चेंज इन एनर्जी या रिलीज एनर्जी से बोलते हैं, रिलीज एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी भी हम उसे बोल सकते हैं। अगर सरफेस एनर्जी होगी तो सरफेस एनर्जी का एक फार्मूला भी हमने देखा था, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू T इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, चेंज इन एरिया भी हम उसे कह सकते हैं। तो इसे सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू, इसे टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसे रिलीज्ड एनर्जी भी हम कह सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा आपका कि डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा U, टोटल रिलीज्ड एनर्जी इक्वल से टोटल कंडीशंस। तो यहां पर मैं फिर से बताता हूं, NR इक्वल्स टू R, नंबर ऑफ ड्रॉप से सिंगल ड्रॉप बन रहा है जिसकी रेडियस n ड्रॉप्स की रेडियस इक्वल्स टू 1 ड्रॉप की रेडियस, ऐसा थोड़ा सा बन जाएगा। तो यहाँ पर बताता हूँ, जो U1 है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी है आपकी फर्स्ट की एनर्जी U1 की, जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है उसकी एनर्जी मैं बताता हूँ यहाँ पर, तो कितनी होगी, उसकी एनर्जी होगी नंबर ऑफ ड्रॉप्स 4 पाई r स्क्वेयर इंटू t। ये कहां से बता रहे हम, ध्यान में आ रहा है ना आपके। तो ये कंडीशंस n पाई r स्क्वेयर t। तो दूसरा जो है U2 जो आपकी एनर्जी है, तो वो कितनी बन रही है, 4 पाई r स्क्वेयर इंटू TNC बन जाएगी। तो ये बन जाएगी, लेकिन एक्चुअली कंडीशन जब ये रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होते समय जो उसकी रेडियस है, उसकी रेडियस कम होती है। जब सिंगल R बन रहा है उसका जो एरिया है, एरिया कम होता है, क्योंकि वो सिकुड़ने की कोशिश करता है जब सिंगल ड्रॉप बनता है। मैंने आपको कहा था कि सरफेस एरिया क्या करता है, वो कम करता है। जब नंबर ऑफ ड्रॉप से सिंगल ड्रॉप बन रहा है, एरिया कम करेगा, सिंगल ड्रॉप से नंबर ऑफ ड्रॉप बन रहे हैं, एरिया उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है, वो एरिया यहाँ पर कम करता है। एरिया अगर कम होगा तो U1 इज ग्रेटर देन U2 लिख सकते हैं हम, U1 इज ग्रेटर देन U2। तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी आपकी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू U1 माइनस U2। क्या बन जाएगा, U1 माइनस U2। तो U1 की वैल्यूज क्या है आपके पास, U1 की वैल्यूज है आपके पास n इंटू 4 पाई r स्क्वेयर t माइनस 4 पाई r स्क्वेयर t। इससे हम कॉमन क्या क्या टर्म्स निकाल सकते हैं, इसे t कॉमन निकाल सकते हैं, t कॉमन निकाल रहे हम। अगर t कॉमन निकालोगे तो उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक 3 की वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पर बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा आपका 3t इन ब्रैकेट n 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3r माइनस 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3r। ये देखिए यहाँ पर 3 लिया मैंने, यहाँ पर r बाय r ले लिया। ये पहले r स्क्वायर था, r से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ r ले लिया। यहाँ पर भी 3 ले लिया, यहाँ पर भी ये 3 ये कॉमन होगा यहाँ पर, तो r यहाँ पर भी ले लिया, ये टर्म मिल जाएगा। इसको ऐसे लिखा मैंने। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि डेल्टा E इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे
तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम, ये बन जाएगा वॉल्यूम। यानी अगर आप ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर बनने वाली टर्म आपके पास क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3t इन ब्रैकेट, 3t इन ब्रैकेट ये बन जाएगा वॉल्यूम, यानी ये बन जाएगा VR, ये 1/3, ये भी 1/3 है, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, इतना तो आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा क्या बन जाएगा, ये देखो यहां से ये बन गया आपका वॉल्यूम। ये कंडीशन जो है आपकी, तो ये हमने देखी थी, जो कांस्टेंट टर्म है 4/3। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा थोड़ा सा, इसको भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है 4/3 πr³, यहाँ पर भी 4/3 πr³, यहाँ पर r ले लिया मैंने, यहाँ पर भी r ले लिया, तो वो गेट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा आपको। तो इसे मैंने क्या लिखा, Vy r हो गया, ये भी क्या हो गया, वॉल्यूम जो है आपका Vy कैपिटल R बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वगैरह ले लिया, ये ध्यान में आ गया आपकी। या थोड़ा सा रिवाइज करूं मैं, ये तो आ जाएगा ध्यान में आपको कि 4/r³ डिवाइड बाय 3 वॉल्यूम, 4/r³ डिवाइड बाय 3 ये बन जाएगा वॉल्यूम, और V/r माइनस V/r ये हो जाएगा। तो इससे भी V क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते, तो डेल्टा E इक्वल्स टू 3VT डिवाइडेड बाय 1/r माइनस 1/R। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना है बता सकते सर, अगर लेक्चर हमारा क्लासरूम में लेक्चर होता तो हम सभी के सभी बच्चे आंसर दे देते, क्योंकि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा बहुत ही इजी है। आप कौन सा भी आंसर पूछे हम फटाक से कर देते, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट है, एनर्जी इक्वल्स टू 3VT 1/r माइनस 1/r, इतनी क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इतनी एनर्जी रिलीज होती। तो ये जो 5 प्रॉब्लम्स है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स देखिए, एक के बाद की एक कंडीशंस आप देखना ना भूलिए, जो छोटे छोटे कंडीशंस है वो भी ध्यान में रखिए। तो यहाँ तक आपके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो फिर से एक बार, जो आपका चैनल है, हमारा फिजिक्स का जो चैनल है, मेरा चैनल श्री शुरू से नाम का चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। वो तो आप सभी ने किया है, लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम यही पे रुकते हैं। ओके।